ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो एक सीधे सादे ट्रक ड्राइवर के साथ घटी। सोचिए, जब आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं, तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए आज की ये सच्ची कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, करीब 1975 की। मैं अर्णव उस वक्त सिर्फ 20 साल का एक नौजवान था। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नया ट्रक खरीदा था। उनका सपना था कि मैं इस ट्रक को चलाकर अपना भविष्य बनाऊं। मैंने भी नया ट्रक चलाना सीखा था और अब मैं लंबी लंबी यात्राओं पर निकलने लगा था। उसी साल महाराष्ट्र के सुदूर इलाकों में, जहां घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे, एक नई सड़क का निर्माण चल रहा था। मेरा ट्रक रेत और बजरी पहुंचाने के काम पर लगा हुआ था। दिन भर काम चलता और शाम ढलते ही सारे मजदूर और बाकी ट्रक वाले अपने अपने घरों को लौट जाते। उनका घर पास ही था, लेकिन मेरा घर तो बहुत दूर था। इसलिए रात में मैं अपने ट्रक को वहीं सड़क किनारे खड़ा कर लेता, उसमें थोड़ा बहुत खाना पकाकर खा लेता और फिर वहीं सो जाता। सुबह होने पर पास के जंगल में जाकर फ्रेश होता। मैं अकेला ही था, क्योंकि इस काम में किसी हेल्पर की खास जरूरत नहीं थी। दिन में तो काम करने वाले बहुत लोग होते थे, तो मदद मिल जाती थी। लेकिन रात होते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता। दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस मेरे ट्रक की हेडलाइट्स और मेरी टॉर्च का उजाला ही सहारा होता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं दिन भर काम करता और रात में ट्रक में ही आराम करता। जंगल अब मुझे अपना सा लगने लगा था। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मेरे ट्रक के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन होगा। मैंने धीरे से ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और उसकी तरफ रोशनी डाली। वो करीब 35 से 36 साल का लग रहा था। ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी थी और बाल भी बिखरे हुए थे, जैसे उसने कई दिनों से नहाया न हो। उसके कपड़े धूल मिट्टी से सने हुए थे। मेरी टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में पड़ते ही वो झल्ला उठा। मैंने टॉर्च हटाई और उससे पूछा, क्या हुआ भाई, इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटाया? वो आदमी थोड़ा शांत हुआ और बोला, भाई साहब, थोड़ा पीने का पानी मिलेगा? बहुत दूर से पैदल चला रहा हूँ, पेट में हल्की सी जलन हो रही है। मैंने एक लोटे में पानी भरा और खिड़की से उसे पकड़ाते हुए कहा, लगता है बहुत मिर्च मसाले वाला खाना खाया है तुमने, तभी जलन हो रही है। उसने गटागट पानी पिया और बोला, हाँ भाई, पीछे अम्मा के ढाबे में गोश्त खाया था। स्वाद तो बहुत था, इसलिए दबा के खा लिया। बनाया तो बढ़िया था, पर मिर्च बहुत थी उसमें, शायद उसी की जलन है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई ढाबा भी है? कहाँ पर है वो ढाबा? कितना दूर है यहाँ से? वो बोला, यहाँ से बस थोड़ा ही दूर है, पैदल कोई 20 से 25 मिनट लगेंगे। एक छोटा सा झोपड़ा ही है, बस देखने से लगेगा नहीं कि वो ढाबा है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ कोई ढाबा है। मैं इतने दिनों से रात में खुद ही खिचड़ी बनाकर खा रहा था। ठीक है, कल जाकर देखता हूँ वो ढाबा। वो आदमी बोला, अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ, पानी के लिए आपका शुक्रिया। इतना कहकर वो अंधेरे में गुम हो गया। मैं वापस अपने बिस्तर पर लेटा और थोड़ी देर में फिर से नींद आ गई। अगली सुबह मैं उठा, पास की नदी पर गया, ठंडे पानी से नहाया और वापस ट्रक में आकर पूजा पाठ की। फिर मैं अपने काम पर निकल गया। दिन भर सड़क बनाने का काम चलता रहा। मैंने कुछ मजदूरों से उस ढाबे के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ कोई ढाबा है। फिर मुझे उस आदमी की बात याद आई, जिसने कहा था कि वो एक छोटा सा झोपड़ा जैसा ही है, देखने से नहीं लगता कि वो कोई ढाबा होगा। मैंने सोचा, चलो छोड़ो, रात में खुद ही जाकर देख लूंगा कि आगे कोई ढाबा है या नहीं। शाम को काम खत्म हुआ और सभी मजदूर चले गए। मैं फिर से नदी पर गया, हाथ मुंह धोकर ट्रक में वापस आया। दिन में मजदूरों के साथ कुछ हल्का फुल्का खाया था, इसलिए शाम होते होते बहुत तेज भूख लगने लगी थी। तो मैं पैदल ही उस तरफ जाने लगा जिधर उस आदमी ने बताया था कि वो ढाबा है। वो सड़क कच्ची थी, मैं ट्रक लेकर वहां तक नहीं जा सकता था, क्योंकि सड़क निर्माण की वजह से जगह जगह गड्ढे खुदे हुए थे और बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। इसलिए पैदल जाना ही एक रास्ता था और जाना जरूरी भी था, क्योंकि भूख बहुत लगी थी और मैं रोज रोज खिचड़ी खाकर ऊब चुका था। जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो एक ऊबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ घना जंगल था।
हालांकि मुझे किसी खतरनाक जानवर का डर नहीं था, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से यही रह रहा था और अब तक मैंने किसी खूंखार जानवर को नहीं देखा था। कभी कभी हिरन दिख जाते थे और बंदर लंगूर के अलावा कोई और जानवर मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए लगभग 30 मिनट हो गए थे और तभी मेरी नाक में बहुत ही लजीज खाने की खुशबू आने लगी। मैं समझ गया था कि ढाबा आसपास ही है। मुझे कहीं दूर से रेडियो पर बजते गीत भी सुनाई देने लगे। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा तो मैंने उस कच्चे रास्ते के किनारे एक झोपड़ा देखा, जिसके बाहर एक लालटेन जल रही थी। बाहर एक लकड़ी की बेंच रखी हुई थी और झोपड़े के अंदर भी हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि मैं अम्मा के ढाबे पर पहुंच चुका हूं। मैं उस कच्चे मार्ग से लगे हुए एक और संकरे से रास्ते में घुस गया। वो ढाबा उसी रास्ते में था। बस थोड़ा सा चलने के बाद मैं उस ढाबे के बाहर खड़ा था। ढाबे के बाहर कोई नहीं था। मैंने उसके दरवाजे पर जाकर आवाज दी, अम्मा, कोई है क्या अंदर? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी और झोपड़े के दरवाजे पर लगे कुंडे को पकड़कर दरवाजे पर ठोका। तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने पीछे पलटकर देखा। मेरे पीछे एक मोटी सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने पुरानी सी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसका पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ था, जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। चेहरे पर झुर्रियां थी और बाल सफेद थे। उसने माथे पर एक मोटी सी काली बिंदी लगाई हुई थी। होंठ उसके सूखे कटेफटे से थे। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ वो बोली, अरे बेटा, भूख लगी है क्या? मैं समझ गया था कि वही बूढ़ी अम्मा है जो ये ढाबा चलाती है। मैंने उससे कहा, हाँ अम्मा, कुछ पका दोगी मेरे लिए? वो बोली, हाँ हाँ, बना दूंगी बेटा। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। मैं दरवाजे से किनारे हो गया तो वो झोपड़े के अंदर चली गई। उसने अपनी कमर से सटाकर एक टोकरी पकड़ी हुई थी, जिसे उसने एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। मैं झोपड़े के बाहर बेंच पर बैठ गया। तभी अंदर से आवाज आई, क्या खाएगा बेटा? रोटी और साग लगा दूं? अब बहुत देर हो गई है बेटा, वरना तेरे लिए गोश्त पका देती। मैंने बुझे मन से कहा, अम्मा, रोटी और साग ही दे दो। मैं असल में मन बनाकर आया था कि यहाँ आकर भर पेट गोश्त खाऊंगा, मगर मेरे नसीब में वो सूखी रोटी ही लिखी थी। मेरे इतना कहते ही वो बूढ़ी अम्मा एक थाली में 4 रोटी और हरा साग ले आई। उसके एक हाथ में पानी का गिलास था और मुझे थाली थमाते हुए वो बोली, कल आना बेटा, कल तेरे लिए गोश्त पका कर रखूंगी। आज पूरी रात गोश्त को मसालों में सान कर रख दूंगी। कल तक उसका स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। चल अब तू आराम से खाना खा, कुछ और चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। इतना कहकर वो बुढ़िया वापस झोपड़े के अंदर चली गई। मैंने खाना खत्म किया और अम्मा को पैसे देने के लिए आवाज दी, अम्मा, कितना पैसा हुआ? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं। मैं झोपड़े के अंदर गया। वो एक बड़ा सा कमरा था, जिसकी दीवारें और फर्श मिट्टी से लीपे हुए थे। वहां 2 चूल्हे थे, कई बर्तन रखे हुए थे, सब्जियों की टोकरी और कुछ कालिख लगे कंस्तर रखे थे, जिनमें शायद वो आटा चावल रखती होगी। मैंने देखा उस कमरे की दीवार पर एक गंदा सा पर्दा लटका हुआ था। शायद उसके पीछे दरवाजा है। सोचकर मैं उसके पास गया। मैं उस गंदे से पर्दे को अपने हाथ से खिसकाने ही वाला था कि तभी पर्दे के पीछे से वो बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई। उसके एक हाथ में छोटा सा तौलिया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस तौलिए में खून लगा हो। फिर उस बुढ़िया ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने माथे का पसीना पोंछा। तब मैंने गौर किया कि उसके हाथ में भी खून लगा हुआ था। मैंने उससे कहा, अम्मा, कितने पैसे हुए? वो बुढ़िया हंसी और बोली, अरे सूखी रोटी और जरा से साग के लिए कोई पैसे लेता है भला? जा रहने दे, कल आना, कल बढ़िया खाना खिलाऊंगी तब देना पैसे। उसके बाद मैंने उसे एक नकली सी मुस्कान दी और उसके झोपड़े से बाहर आ गया। मैं अभी उसके झोपड़े से बस कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी मेरे पीछे से उस झोपड़े का दरवाजा धड़ाम से आवाज करता हुआ बंद हो गया, जैसे किसी ने गुस्से से उस दरवाजे को बंद किया हो। मैं उस जंगल के बीच उसी रास्ते से वापस अपने ट्रक की तरफ आने लगा। अंधेरे में मुझे चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। जिस रास्ते से मैं वापस अपने ट्रक की तरफ जा रहा था, उसी रास्ते के एक तरफ मुझे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई जंगली सुअर गुर्राते हुए भाग रहा हो। फिर मैंने ध्यान दिया कि एक नहीं था, बल्कि 3, 4 या 5, 6 सुअर होंगे।
वे सभी सुअर बड़ी तेजी से उसी तरफ भाग रहे थे जिधर वो ढाबा था। मैंने सोचा शायद वे जानवर उस ढाबे के बाहर कूड़ेदान में से बचा कुचा खाना खाने जाते होंगे, इसीलिए रात के इस समय ढाबा बंद होने के बाद वे उस तरफ भाग रहे हैं। खैर, मैं अपने रास्ते चलता रहा और कुछ देर में मैं अपने ट्रक में पहुंच गया। उसके बाद मैं ट्रक में चढ़ा और अपनी सीट में जाकर चादर तान कर सो गया। अगले दिन मैंने ट्रक के बाहर ही चूल्हा जलाकर उसमें चाय बनाई और बिस्किट खाकर मैं काम पर निकल गया। दिन भर काम में जुटा रहा और मजदूरों के साथ ही हल्का फुल्का खाना खाया। फिर शाम हुई और नहा धोकर मैं बूढ़ी अम्मा के ढाबे की तरफ चल पड़ा। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी ही चला गया था क्योंकि पिछली रात मुझे उस ढाबे में दूसरा कोई ग्राहक नहीं मिला था। आज अम्मा ने कहा था कि वो स्पेशल गोश्त बनाने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी चला जाता हूँ। वहाँ और ग्राहक भी होंगे और खाना भी गर्मा गर्म मिल जाएगा, वरना पिछली रात की तरह सूखी रोटी से काम चलाना पड़ेगा। ये सोचकर मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुंचा तो देखा उस दिन भी वहाँ कोई ग्राहक नहीं था। मैं शाम के 7 बजे ही ढाबे पर पहुंच गया था। इसके बावजूद वहाँ मुझे कोई दूसरा ग्राहक नहीं मिला। मैं उस ढाबे के झोपड़े के पास गया और झोपड़े के दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने उस बूढ़ी अम्मा को आवाज दी, अम्मा ओ अम्मा, आज क्या बनाया है खाने में? तभी झोपड़े के अंदर से वो बुढ़िया निकलकर बाहर आई। उसने अपने बदन पर एक गंदा सा एप्रन पहना हुआ था। उसके एप्रन में खून के दाग लगे हुए थे, जैसे मुर्गे काटने वाले कसाई के एप्रन में लगे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मुझे देखकर उसने एप्रन उतार कर किनारे रखा और बाहर रखे एक पानी के ड्रम में हाथ डालकर वो हाथ धोने लगी और फिर अपने हाथों को अपने पल्लू से पोंछते हुए वो मुझसे बोली, बैठो बेटा, अभी लगा देती हूँ खाना। आज खास गोश्त बनाया है मैंने तुम्हारे लिए, खाकर बताना कैसा बना है। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी अंदर चली गई। मैंने झोपड़े के बाहर दरवाजे पर लटकी हुई लालटेन उतारी और अपने सामने बेंच पर रखकर मैं भी आराम से बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी अम्मा एक बड़ी सी थाल लेकर आई और मेरे सामने रख दी और बोली, खाओ बेटा, और वो फिर से अंदर चली गई। मैंने देखा मेरे सामने थाल में 5-6 रोटियां रखी हुई थी, थोड़ा सा चावल था, सलाद और एक बड़े से कटोरे में मटन करी रखा हुआ था। उसके बगल में ढेर सारा सूखा गोश्त। इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर मेरी भूख बढ़ गई। सबसे पहले मैंने सूखा मसालेदार गोश्त का एक बड़ा सा पीस लिया और उसे मुंह में रखते ही मेरी जीभ के सारे टेस्ट बर्ड्स नाचने लगे, क्योंकि वो गोश्त सच में बेहद लजीज था। फिर मैंने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे मटन करी में डुबोकर ग्रेवी के साथ उस रोटी को खाया। उसका स्वाद भी एकदम अलग था। मैंने आज तक वैसा मीट नहीं खाया था, नहीं घर में, नहीं किसी होटल में। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी अम्मा एक गिलास और जग में पानी लेकर बाहर आई और बोली, गोश्त ठीक पका है ना बेटा? मैंने कहा, ठीक नहीं अम्मा, बहुत ज्यादा ठीक पका है। वैसे ये किस जानवर का गोश्त है? मेरे ऐसा पूछते ही वो बुढ़िया थोड़ा सा सक्का गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और वो बोली, बेटा, ये बकरे का ही गोश्त है। मैं अलग तरीके से पकाती हूँ ना, इसलिए इसका स्वाद अलग लगता है। फिर मैंने वापस खाने पर फोकस किया। वो बुढ़िया वापस अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो फिर से बाहर आई और बोली, बेटा, और चाहिए गोश्त? बहुत पड़ा है। मैंने कहा, अब नहीं नहीं अम्मा, बहुत खा लिया, ऊपर गले गले तक भर गया हूँ। पहली बार खाया है मैंने इतना स्वादिष्ट खाना। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों तक भूख भी नहीं लगेगी। अम्मा अपने खाने की तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी और मुझे एक छोटा सा डब्बा देते हुए बोली, ये लो बेटा, इसे सुबह खा लेना, सूखा गोश्त है, ये 3 दिनों तक खराब नहीं होगा। मैंने कहा, अरे अम्मा जी, धन्यवाद। मैं आपसे कहने ही वाला था कि आप थोड़ा सा गोश्त सुबह के लिए भी बांध देना। चलिए बताइए कितना पैसा हुआ? वो बूढ़ी अम्मा बोली, अरे बेटा, जो दिल करे, जितना दिल करे बाद में दे देना। अब तो तू आता ही रहेगा ना खाना खाने के लिए? मैंने कहा, हाँ, कुछ दिनों का काम और बचा है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। वो बूढ़ी अम्मा बोली, ठीक है बेटा, जिस दिन जाएगा उस दिन दे देना पैसे। अब जा, बहुत रात हो गई है। मैंने अम्मा का धन्यवाद किया और उनसे विदा लेकर मैं वापस अपने ट्रक की तरफ जाने लगा। अभी मुझे सिर्फ 20 से 25 मिनट पैदल चलना था। जब मैं उस सुनसान जंगल वाले रास्ते के बीच चल रहा था, तब पिछली बार की ही तरह
मुझे जंगल में पेड़ों के पीछे वही सुअरों के भागने की आवाजें आने लगी। वे बड़ी ही तेजी से उसी तरफ भाग रहे थे जिधर वो ढाबा था। खैर, कुछ ही देर में मैं अपने ट्रक के पास पहुंचा और हाथ मुंह धोकर मैं अपने बिस्तर में जाकर सो गया। आधी रात में मुझे मेरे ट्रक के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ट्रक के बाहर लोग चल रहे हैं और आपस में ही खुसर फुसर कर रहे हैं। मैं बिस्तर से उठा और ट्रक के सामने वाले कांच से बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ काली परछाइयां हिलती हुई सी दिखाई दे रही थी। मैंने ट्रक में चाबी लगाकर ट्रक की हेडलाइट्स ऑन की तो जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे ट्रक के पास बड़े बड़े सुअर मेरे ट्रक को घेर कर खड़े थे। वे सारे सुअर किसी मिडिल साइज हाथी के समान लग रहे थे, एकदम मोटे तगड़े, पर वे सभी मेरे ट्रक को घेर कर क्यों खड़े थे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वे सभी मेरे ट्रक के पास आकर हवा में कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान सामने डैशबोर्ड में रखे हुए उस डब्बे पर गया जिसके अंदर मुझे उस बुढ़िया ने सूखा गोश्त पैक करके दिया था। अब मुझे समझ आया कि वे सुअर वहां उस सूखे गोश्त की महक सूंघ कर आए हैं। मुझे डर था कि कहीं वे उस गोश्त के लिए मेरे ट्रक का नुकसान न कर दे, इसलिए मैंने वो डब्बा उठाया और उसका ढक्कन ढीला करके मैंने वो डब्बा ट्रक की खिड़की से दूर फेंक दिया। मेरे ऐसा करते ही वे सारे मोटे गड़े सुअर गुर्राते हुए उसी तरफ भागे जिधर वो डिब्बा गिरा था। उसके बाद वे सभी उस जरा से गोश्त के लिए उस डब्बे पर टूट पड़े। मैं कुछ देर तक उन्हें देखता ही रहा। उसके बाद एक एक करके वे सुअर वहां से चले गए। मैंने राहत की सांस ली और मैं अपनी ड्राइविंग सीट के पीछे लंबी वाली सीट में जाकर लेट गया। मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो गोश्त का डब्बा मैं बाहर नहीं फेंकता तो क्या वे बड़े बड़े सुअर मुझ पर हमला करके कहीं मुझे तो नहीं खा जाते। ऐसा सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी वही भाग दौड़ रही। फिर शाम को मैं उसी ढाबे में गया। उस दिन भी वहां दूसरा कोई ग्राहक नहीं था। मुझे अब लगने लगा था जैसे उस बूढ़ी अम्मा का सिर्फ मैं ही एकमात्र ग्राहक हूँ। जैसे ही मैं उस बूढ़ी अम्मा के झोपड़े के बाहर पहुंचा, मेरे पहुंचते ही वो बूढ़ी अम्मा एक हाथ में बड़ी सी थाली ले आई। उस दिन भी उसने वही खाना बनाया था जो उसने पिछली रात बनाया था। मैंने पेट भर खाना खाया और अम्मा से पूछा, अम्मा, मैं जब भी इस ढाबे में आया तब मुझे यहाँ कोई दूसरा ग्राहक नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्यों? वो अम्मा बोली, अरे ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि मैं उन्हें मारकर उन्हें पकाकर खा जाती हूँ। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गया। फिर वो हंसती हुई बोली, अरे बेटा, सब दिन में आते हैं, रात में कौन ही आएगा इस जंगल में खाना खाने। फिर मैंने अम्मा को उन सुअरों के बारे में बताया कि पिछली रात गोश्त की महक सूंघकर ढेर सारे मोटे गड़े सुअर मेरे ट्रक के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वो बूढ़ी अम्मा बोली, अरे वो हाँ, सब चटोरे हैं। एक बार मैंने उन्हें बचा कुचा खाना क्या खिला दिया, उनकी जीभ में गोश्त का स्वाद लग गया। बस रोज रात में आकर खाना मांगते हैं, नहीं दो तो उधम मचाते हैं सारे के सारे। फिर वो हंसते हुए बोली, बेटा, आज भी बांध दूं सुबह के लिए सूखा गोश्त, सुबह खा लेना। मैंने कहा, नहीं अम्मा, रहने दो, ये मोटे गड़े हाथी जैसे सुअर फिर मेरे ट्रक को घेर कर खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा आप रहने दो, मैं कल आकर खा लूंगा। उसके बाद मैं वहां से वापस अपने ट्रक में आ गया। उस रात भी मुझे जंगल में उन्हीं मोटे गड़े सुअरों की आवाजें सुनाई देती रहीं, जो खाने की तलाश में ढाबे की तरफ दौड़ रहे थे। खैर, मेरे लिए तो ये रोज की ही बात हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते। फिर एक दिन सड़क निर्माण का मेरा काम खत्म हो गया। अब सिर्फ सड़क में डामरीकरण का काम रह गया था, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था। वो आखिरी रात भी मैं उसी ढाबे में खाने के लिए गया। इस बार मैं अपना ट्रक लेकर ही उस ढाबे तक गया, क्योंकि सड़क में पत्थर बिछाए जा चुके थे। वो सड़क इस लायक तो बन ही गई थी कि ट्रक आराम से चल सके। ट्रक को ढाबे से दूर खड़ा करके मैं संकरे रास्ते से होकर उस ढाबे तक पैदल गया। उस रात भी मैंने पेट भर खाना खाया। जब मैं खाना खा रहा था तब अंदर वो बूढ़ी औरत किसी से बात कर रही थी। उनके साथ अंदर कोई आदमी था जो उन्हें किसी बात के लिए धमका रहा था। वो बूढ़ी अम्मा उसे जाने के लिए बोल रही थी। मैंने अपना खाना खत्म किया और उस झोपड़े के दरवाजे पर जाकर मैंने अम्मा को आवाज दी। मैंने जरा सा झोपड़े के अंदर झांका तो देखा अम्मा ने एक आदमी को एक डब्बा थमाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहली बार मुझे दिया था,
जिसमें सूखा गोश्त रखा हुआ था। वो आदमी वो डब्बा लेकर दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने अम्मा से कहा, क्या हुआ अम्मा, कोई परेशानी है क्या? अम्मा बोली, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने कहा, अम्मा मैं आज घर वापस जा रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है। अम्मा के चेहरे के भाव बदल गए। वो रुआसी सी होकर बोली, अच्छा बेटा ठीक है। मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा कितने पैसे हुए? अम्मा ने कहा, जितना तेरा दिल करे दे जा बेटा। मैंने अम्मा को कुछ पैसे दिए, थोड़े से ज्यादा ही दिए, क्योंकि उन्होंने मेरे खाने का अच्छा ख्याल रखा था। उसके बाद मैंने उनसे विदा ली और वापस अपने ट्रक में जाकर ट्रक स्टार्ट किया और अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना मोड़ अब आने वाला था। मैं जब उस जंगल के बीच सड़क में ट्रक लेकर शहर की तरफ जा रहा था, तभी मैंने सड़क के एक तरफ जंगल में किसी आदमी की चीख सुनी। कोई आदमी तेजी से दौड़ते हुए जंगल में भाग रहा था और उसके पीछे मैंने उन्हीं सुअरों के भागने की आवाजें सुनी, जिन्हें मैं रोज रात को ढाबे की तरफ भागते हुए सुनता था। वे सारे सुअर अभी किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। मेरी नजर उस जंगल की तरफ ही थी। तभी मेरा ध्यान सामने सड़क पर गया और मैंने देखा, मेरे ट्रक के सामने अचानक से एक आदमी आया। मैं ब्रेक मारता उससे पहले ही मेरा ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया और मैंने उस आदमी की दर्द भरी चीख अपने ट्रक के नीचे से सुनी और फिर उसका शरीर मेरे ट्रक के नीचे आया और वो आदमी कुचल गया। उसकी चीख बंद हो गई और मेरा ट्रक आगे बढ़ गया। मैं ट्रक चलाता रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ट्रक रोककर उस आदमी को देखूं कि वो जिंदा है या मर गया। मैंने गौर किया कि जब वो आदमी अचानक मेरे ट्रक के सामने आया था, तब उसके हाथ में वही डब्बा था जिसके अंदर उस बुढ़िया ने मुझे भी सूखा गोश्त दिया था। वो डब्बा बिल्कुल वैसा ही था और वो आदमी वही आदमी था जो पहली बार मेरे ट्रक के बाहर आया था, जिसने मुझसे पानी मांगा था और जिसने मुझे उस बुढ़िया के ढाबे के बारे में बताया था। वो वही आदमी था। अब मुझे समझ आया कि वे सुअर उस आदमी के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि उन सुअरों को उस आदमी के हाथ के डब्बे से गोश्त की खुशबू आ रही थी। वो डब्बा उस आदमी को उसी बूढ़ी अम्मा ने दिया था। मैं उस आदमी को कुचल कर काफी आगे आ चुका था। अब मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वो आदमी जिंदा हुआ तो उसे मदद की जरूरत होगी। मैं वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही थी। मैंने ट्रक रोका और यूटर्न लेकर वापस उसी जगह की तरफ बढ़ा जहां पर वो आदमी मेरे ट्रक के नीचे आकर कुचल गया था। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर वो आदमी मर चुका होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, और अगर वो आधा कुचला हुआ और जिंदा होगा तब भी मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन जब मेरा ट्रक उस सड़क में उसके करीब पहुंचा तो मैंने ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक अजीब और डरावनी चीज देखी। जिस जगह पर वो आदमी मेरे ट्रक के नीचे कुचला था, ठीक उसी जगह में सड़क के किनारे कुछ सुअर खड़े थे और उस आदमी की कुचली हुई लाश बीच सड़क में पड़ी हुई थी और उस कुचली हुई लाश के पास वही बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वो उस आदमी की लाश के उसके कुचले हुए शरीर के मांस के टुकड़े उठा उठाकर एक टोकरी में रख रही थी। ये वही टोकरी थी जो मैंने तब उसके पास देखी थी जब मैं पहली बार उस ढाबे में गया था। ये देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैंने ट्रक की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और उल्टी करने लगा। फिर मैंने वापस उस तरफ देखा। अब वो बूढ़ी अम्मा कमर में टोकरी सटाए खड़ी थी और मेरी ही तरफ देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। फिर उसने सूखे गोश्त का डब्बा उठाकर उन सुअरों के सामने फेंक दिया और वो खुद वापस ढाबे की तरफ चली गई। वे सारे मोटे गड़े सुअर उस सूखे गोश्त के डब्बे पर टूट पड़े। ये दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं समझ गया कि इतने दिनों से मैं जो गोश्त खा रहा था वो किसी जानवर का गोश्त नहीं बल्कि किसी इंसान का गोश्त था। मैं पसीना पसीना होने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस रात उस बूढ़ी औरत ने मुझे उस डब्बे में सूखा गोश्त भरकर क्यों दिया था, ताकि रास्ते में वापस ट्रक की तरफ जाते हुए जंगल में वे सुअर उस गोश्त की खुशबू सूंघकर मुझ पर हमला करके मुझे मार दे और फिर वो बुढ़िया मेरे शरीर को भी पकाकर खुद भी खाए और उन सुअरों को भी खिलाए। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुरंत ट्रक वापस मोड़ा और पूरी रफ्तार से उस जंगल से भगा लिया। तब से लेकर आज तक मैंने दोबारा कभी किसी जानवर का मांस नहीं खाया। आज भी उन दिनों को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई, रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।